क्या होगा अगर क्लाइमेट चेंज और लगातार बढ़ती हुई एक्सट्रीम गर्मी चुपचाप आने वाले बच्चों का जेंडर डिसाइड कर रहे हो? हाँ, सोचिए जरा, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये एक सच्चाई बन रही है। आखिर हाई टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण मेल बेबीज का बर्थ रेट क्यों गिर रहा है? राइट। और क्या सच में मेल फीटसेस बायोलॉजिकली फीमेल फीटसेस के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं? यानी कमजोर होते हैं, एकदम ऑपोजिट लगता है ना। और क्या राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स इंडिया और अफ्रीका जैसे देशों का डेमोग्राफिक फ्यूचर पूरी तरह से बदल सकते हैं? बिल्कुल। ये सवाल पहली बार सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगे। एग्जैक्टली, पर ये एक बहुत ही रियल और अर्जेंट साइंटिफिक रियलिटी बन चुके हैं। और ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे अब इग्नोर करना लगभग नामुमकिन हो गया है। हम अक्सर क्लाइमेट चेंज को ग्लेशियर्स के पिघलने या सी लेवल बढ़ने के नजरिए से देखते हैं। सही बात है। लेकिन इसका सबसे गहरा असर ह्यूमन बायोलॉजी और हमारे रिप्रोडक्शन पर पड़ रहा है। और आज हम इस डिस्कशन में इसी गहरे असर को अनकवर करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस कॉन्वर्सेशन में जो भी डेटा, फैक्ट्स और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स एक्सप्लोर करने वाले हैं, दैट इन्फॉर्मेशन इज कंपाइल्ड, रिसर्च्ड एंड रिव्यूड फ्रॉम वेरियस स्टडीज कंडक्टेड recently and ongoing by Sharad Mishra, holistic and metabolic health educator, lab diagnostic expert, diet nutritionist and consultant pharmacist. Right. और हमारा मकसद आज किसी छोटी मोटी फाइंडिंग पर बात करना नहीं है। हम एक मैसिव ग्राउंड ब्रेकिंग पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही मैसिव स्टडी है ना? बिल्कुल। इस स्टडी में 90 से ज्यादा डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वेज का डेटा एनालाइज किया गया है। हम यहाँ लगभग 5 मिलियन 5 मिलियन यानी 50 लाख। हाँ, 50 लाख से ज्यादा बर्ड्स के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। वाओ, 50 लाख बर्ड्स तो एक बहुत ही बड़ा सैंपल साइज होता है। एग्जैक्टली। जब हम इतने बड़े स्केल पर डेटा को ट्रैक करते हैं तो जो छोटे मोटे वेरिएशंस या कोइंसिडेंसेस होते हैं ना, वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं। राइट। और जो बचता है वो एक क्लियर अनडिनाइबल पैटर्न होता है। और पैटर्न ये है कि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर्स यानी हमारे आसपास के वातावरण की लगातार बढ़ती हुई एक्सट्रीम गर्मी डायरेक्टली मैटरनल हेल्थ और सेक्स रेशियोज को अफेक्ट कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ सबसे ज्यादा दिख रहा है? इंडिया और सब सहारन अफ्रीका, दोनों जगह। डेटा दिखाता है कि जब प्रेग्नेंट मदर्स एक्सट्रीम गर्मी को फेस करती हैं तो मेल बर्ड्स के नंबर में एक क्लियर और सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा गया है। ये सच में माइंड बॉगलिंग है। एक डायरेक्ट लिंक हाई हीट और फ्यूअर मेल बेबीज के बीच। लेकिन इस पूरे डेटा में एक डिटेल ऐसी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। अच्छा, वो क्या? ये टाइमिंग का डिफरेंस। मैंने नोटिस किया कि हीट एक्सपोजर का असर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में दिखा है। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। जैसे अफ्रीका के डेटा में अगर मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हीट फेस करती है तो मेल बर्थ की लाइक्लीहुड कम होती है। लेकिन इंडिया में यही इंपैक्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। राइट। तो ऐसा क्यों? गर्मी तो गर्मी होती है, चाहे वो अफ्रीका की हो या इंडिया की। जैसे अलग अलग मिट्टी में बीज को अलग अलग टाइम पर पानी और धूप की जरूरत होती है, शायद वैसा कुछ। ये एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन है आपकी, और इसका जवाब हमारी बायोलॉजी और ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन में छिपा है। गर्मी सिर्फ एक टेम्परेचर रीडिंग नहीं होती। सही बात है। ह्यूमिडिटी भी तो होती है। एग्जैक्टली। उसके साथ ह्यूमिडिटी, ड्यूरेशंस और सीजनल शिफ्ट्स कैसे आते हैं, ये सब मैटर करता है। अफ्रीका के जिन रीजन्स की बात हो रही है वहां हीट अक्सर ड्राई और कांस्टेंट होती है। ओके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसी भी प्रेगनेंसी में ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। हाँ, जब बॉडी का ब्लूप्रिंट बन रहा होता है और ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ये फेज एनवायरमेंटल स्ट्रेस को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उस लॉजिक से इंडिया के केस में सेकंड ट्राइमेस्टर क्यों इतना क्रिटिकल हो जाता है, वहां फर्स्ट में क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया का वेदर पैटर्न और एग्रीकल्चरल साइकिल थोड़ा अलग है। इंडिया में एक्सट्रीम हीट अक्सर इंटेंस हाईली ह्यूमिड समर मंथ्स में पीक करती है, ठीक मॉनसून से पहले। ओह अच्छा, जो चिपचिपी गर्मी होती है। बिल्कुल। और सेकंड ट्राइमेस्टर रैपिड फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट का फेज होता है। इस फेज में फीटस का वेट तेजी से बढ़ता है। राइट, जिसके लिए मदर की बॉडी से मैक्सिमम न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक सपोर्ट चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो जब उस क्रिटिकल ग्रोथ फेज में इंटेंस और ह्यूमिड हीट वेव आती है जिसमें मदर की बॉडी खुद को कूल डाउन नहीं कर पाती, तो फीटल डेवलपमेंट पर एक एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल लोड पड़ता है। ओके, समझ गया। तो यहाँ बायोलॉजी की वो इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है जिसे फ्रेल मेल हाइपोथेसिस कहा जाता है। बट रुकिए, मुझे इस पर थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बोलिए। अगर हम इस हाइपोथेसिस को देखें तो ये कहती है कि मेल फीटसेस मैटरनल हीट स्ट्रेस को लेकर बायोलॉजिकली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सही। लेकिन लेट्स अनपैक दिस। अगर मेल फीटसेस इतने ही फ्रेजाइल हैं तो एवोल्यूशन ने उन्हें ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट क्यों नहीं किया? ये एक वैलिड सवाल है। ह्यूमन हिस्ट्री में तो हमने पहले भी सिवियर हीट वेव्स और हार्श क्लाइमेट्स फेस किए हैं। जनरली सोसाइटी में देखा जाए तो मेल्स को फिजिकली स्ट्रांग और रेजिलिएंट माना जाता है। हाँ, सोसाइटी का परसेप्शन वही है। तो वूम के अंदर सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट क्यों लग रही है? मेल फीटस किसी हाईली सेंसिटिव प्लांट की तरह लग रहा है जिसे सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए। और फीमेल फीटसेस ज्यादा मजबूत लगती हैं
ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। ये काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है, लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल लॉजिकल है। एवोल्यूशन ने मेल्स को फिजिकली बड़ा और ज्यादा मसल मास के साथ डिजाइन किया है। राइट। वूम के अंदर भी यही पैटर्न शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकली मेल एम्ब्रियोज टिपिकली फीमेल एम्ब्रियोज के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं और ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। अच्छा। लेकिन इस रैपिड ग्रोथ की एक कॉस्ट होती है। उन्हें इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो जब मदर की बॉडी एक्सट्रीम हीट फेस करती है तो वो रिसोर्सेज कट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जब प्रेग्नेंट मदर हीट स्ट्रेस में होती है तो उसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट डायरेक्ट फीटस पर पड़ता है। मतलब अगर मैं इसको एक आम जिंदगी के एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं, जैसे एक्सट्रीम गर्मी में किसी सिटी का पावर ग्रिड ओवरलोड हो जाता है ना। सही एग्जाम्पल है। अब उस ग्रिड को अगर कंप्लीटली फेल होने से बचाना है तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? वो जरूरी जगहों जैसे हॉस्पिटल्स या वाटर सप्लाई की पावर मेंटेन करता है और जो हैवी पावर कंज्यूमिंग फैक्ट्रीज होती हैं वहां का पावर कट कर देता है। बिल्कुल सही पकड़ा। यहां पर मदर की बॉडी उस सिटी ग्रिड की तरह है जो अपने कोर फंक्शंस को प्रोटेक्ट कर रही है और हैवी रिसोर्स कंज्यूमिंग मेल फीटस उस बायोलॉजिकल पावर कट का पहला शिकार बन जाता है। ये पावर ग्रिड वाली एनालॉजी मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत एक्यूरेट है। जब एक मदर एक्सट्रीम हीट फेस करती है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल मोड में चली जाती है। बॉडी अपने आप को बचाने लगती है। हाँ, बॉडी का प्राइमरी फोकस कोर टेम्परेचर को डेंजरसली हाई होने से रोकना होता है। बॉडी अपने आप को ठंडा रखने के लिए वैसोडाइलेशन करती है। वेसोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करके ब्लड फ्लो को स्किन की तरफ डाइवर्ट कर देती है ताकि पसीने के थ्रू गर्मी बाहर निकाल सके। लेकिन स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाने का मतलब तो ये है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो कम हो रहा है। बिल्कुल। और इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि यूट्रस और प्लेसेंटा को मिलने वाला ब्लड फ्लो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है। ओह वाह, और प्लेसेंटा ही तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। एग्जैक्टली। जब प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो कम होता है तो वहां ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। साथ ही एक्सट्रीम हीट से मदर की बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे ब्लड थिक हो जाता होगा। हाँ, ब्लड थिक होने की वजह से सर्कुलेशन और मुश्किल हो जाता है। इस एक्सट्रीम स्ट्रेस में बॉडी कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस ट्रिगर हो जाते हैं। तो फीमेल फीटसेस इस सर्वाइवल मोड में कैसे टिक जाती हैं? क्या उनका पावर कंजम्पशन कम होता है? एक तरह से हाँ। फीमेल फीटसेस का मेटाबॉलिज्म थोड़ा अलग तरीके से पेस्ड होता है। उनकी ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी थोड़ा स्लोअर और ज्यादा स्टेडी होता है, अच्छा, जो उन्हें एक रिसोर्स स्कैर्स एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव करने में मदद करता है। वो कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ भी अपने क्रिटिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पूरे कर लेती हैं, जबकि मेल फीटसेस नहीं कर पाते। राइट। मेल फीटसेस, जिन्हें अपने रैपिड ग्रोथ फेज को सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूसली हाई रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इस अचानक आए डेफिसिट को हैंडल नहीं कर पाते। उनके सर्वाइव ना कर पाने या मिसकैरी होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला एक्सप्लेनेशन है। सो बेसिकली एक्सट्रीम हीट डायरेक्टली मैटरनल एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बना रही है। सही बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप सोचें तो एक्सट्रीम हीट तो पूरे शहर या गांव में एक जैसी ही पड़ती है। अगर बाहर 45 डिग्रीज है तो वो सबके लिए 45 डिग्रीज है ना। हाँ, टेम्परेचर तो सबके लिए सेम है, पर इसका इम्पैक्ट सब पर एक जैसा नहीं पड़ता होगा। अगर बॉडी रिसोर्स सेविंग मोड में जा रही है तो इसका सबसे ज्यादा असर जाहिर है उन मदर्स पर पड़ता होगा जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी है। और यही इस स्टडी का एक और सबसे रिवीलिंग हिस्सा है। बायोलॉजी तो सिर्फ आधी कहानी बता रही है, तो बाकी आधी कहानी क्या है? बाकी की आधी कहानी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। डेटा क्लियरली शो करता है कि ये मेल बर्थ रिडक्शंस और एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट उन मदर्स में है जो ओल्डर हैं और जो रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, और जिनके पहले से मल्टीपल चिल्ड्रन हैं उन पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, जिसे हम द कूलिंग गैप कह सकते हैं। द कूलिंग गैप टर्म बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देती है। अगर हम एक अर्बन वेल टू डू प्रेग्नेंट वुमेन को देखें तो जब बाहर एक्सट्रीम हीट वेव होती है तो वो एसी या कूलर वाले कमरे में होती है। सही बात है। उसके पास टूल्स हैं खुद को ठंडा रखने के लिए। हाँ, उसके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और अच्छी डाइट का एक्सेस होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक रूरल प्रेग्नेंट वुमेन की रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। बिल्कुल ऑपोजिट। रूरल एरियाज में ज्यादातर औरतें एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। सोचिए, एक प्रेग्नेंट महिला कड़ी धूप में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच खेतों में फिजिकल लेबर कर रही है। ओहो, ये तो बहुत एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेन है। और जब वो घर लौटती है तो वहां भी रिलीफ नहीं मिलता। उनके घरों का स्ट्रक्चर अक्सर हीट को ट्रैप करता है, जैसे टिन या एस्बेस्टस की छत, जो रात में भी कमरे को किसी तंदूर जैसा गर्म रखती है। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन तक नहीं होता। और मुझे लगता है रूरल सेटअप्स में हाइड्रेशन अवेयरनेस की भी बहुत कमी होती है। दिन भर काम करते हुए कितना पानी पीना चाहिए इसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता। सही कहा। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज या ओल्डर एज का फैक्टर भी बहुत बड़ा है। अगर एक मदर की बॉडी पहले ही 3-4 प्रेगनेंसीज से एग्जॉस्ट हो चुकी है तो एक और प्रेगनेंसी और ऊपर से एक्सट्रीम हीट,
ये बॉडी के सारे रिजर्व्स को प्रैक्टिकली खत्म कर देती है। Is where it gets really interesting. I mean, दुख की बात है पर इंटरेस्टिंग है कि ये सिर्फ बायोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधा सीधा इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बन जाता है। एग्जैक्टली, पॉवर्टी एक्सट्रीम हीट को और डेडलियर बना देती है। इस रिसोर्स पुअर पॉपुलेशन के पास हीट स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट को कम करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। मतलब गर्मी चाहे सबको लगती हो, लेकिन गर्मी से बचने के टूल्स सबके पास नहीं होते, और जिसके पास ये टूल्स नहीं है उनकी आने वाली जनरेशन का जेंडर तक इस गर्मी से प्रभावित हो रहा है, और इसका परमानेंट बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर जब हम इन सबको एक ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरा और आयरॉनिकल पैराडॉक्स नजर आता है, खासतौर पर इंडिया जैसे देश में। आप मेल प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया में एक क्लियर मेल प्रेफरिंग सोसाइटी रही है। बहुत सी फैमिलीज अब भी मेल चाइल्ड की स्ट्रॉन्ग चाह रखती हैं। सही बात है, ये ग्राउंड रियलिटी है। और डेटा बता रहा है कि उन्हीं सोसाइटीज में एनवायरनमेंट और हीट की वजह से नेचुरली मेल बर्थ्स कम हो रहे हैं। ये तो एक पैराडॉक्स हो गया। ये बहुत बड़ा सोशल पैराडॉक्स है। सेक्स रेशियोज एट बर्थ सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक नहीं है, ये सोसाइटी के डीप रूटेड बिलीफ्स और मैटरनल हेल्थ के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट। ये पैराडॉक्स सोसाइटी को एक क्लियर मैसेज दे रहा है। अगर कोई परिवार हिस्टोरिकली मेल ऑफस्प्रिंग चाहता है, लेकिन वही सोसाइटी अपनी प्रेग्नेंट औरतों को एक सेफ, कूल और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो टेक्निकली वो लोग उस मेल फीटस के सर्वाइवल चांसेस को बायोलॉजिकल लेवल पर ही सैबोटेज कर रहे हैं। प्रिसाइसली, आप चाहते कुछ हैं, पर आपका दिया हुआ माहौल आपके ही चाह के खिलाफ काम कर रहा है। अगर एक ग्रामीण इलाके में प्रेग्नेंट मां से एक्सट्रीम हीट में खेतों में काम करवाया जाएगा और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और कूलिंग नहीं मिलेगी, तो बायोलॉजी ऑटोमेटिकली मेल फीटस के सर्वाइवल को ड्रॉप कर देगी। बिल्कुल, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर प्रेफरेंस, मैटरनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना अब एक कंप्लीटली नए लेवल की अर्जेंसी बन चुका है। हाँ, ये मेल या फीमेल बच्चे का सवाल थोड़ी है, ये तो आने वाली पूरी जनरेशन की हेल्थ का सवाल है। एग्जैक्टली, क्योंकि हीट स्ट्रेस सिर्फ मेल मिसकैरेजेस नहीं कर रहा, ये सर्वाइविंग फीमेल फीटसेस में भी लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बर्थ्स का कारण बन रहा है। राइट। एक्सपर्ट्स अब इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को राइजिंग टेम्परेचर से बचाना सिर्फ एक कंफर्ट का मुद्दा नहीं रहा, ये एक एब्सोल्यूट क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बन चुकी है। बहुत अलार्मिंग है। हम ग्लोबल वार्मिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे एक्सट्रीम वेदर या क्रॉप्स का खराब होना, पर यहाँ तो पॉपुलेशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो रहा है। सही कहा। अगर साउथ एशिया और अफ्रीका में टेम्परेचर्स ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे और हमारे पास 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल शिफ्ट भी आने वाले दशकों में मिलियंस ऑफ मिसिंग बॉयज में ट्रांसलेट हो सकता है। और जब किसी पॉपुलेशन में सेक्स रेशियोज नेचुरली स्क्यू होने लगते हैं, तो उसके रिपल इफेक्ट सोसाइटी के हर हिस्से में फील होते हैं। जैसे क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? इसका असर आने वाले वक्त की मैरिज डायनामिक्स पर पड़ेगा, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पर असर होगा और ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जगह है जहां मैक्रो लेवल क्लाइमेट साइंस और माइक्रो लेवल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आपस में पूरी तरह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दुनिया का वेदर बदल रहा है और उसके रिस्पॉन्स में ह्यूमन बायोलॉजी अपने तरीके से पॉपुलेशन रेशियोज को एडजस्ट कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं? हम सिर्फ इस मैसिव डेटा को देखकर डर तो नहीं सकते ना? नहीं, डरना सोल्यूशन नहीं है। अगर बायोलॉजी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, तो एज अ सोसाइटी पॉलिसी लेवल पर हमें क्या इंटरवेंशंस करने होंगे ताकि प्रेग्नेंट मदर्स और आने वाली जिंदगियों को इस इनविजिबल थ्रेट से बचाया जा सके? सॉल्यूशंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, पर उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा नजरिया बदलना जरूरी है। अब हम मैटरनल हेल्थ को क्लाइमेट चेंज से अलग करके नहीं देख सकते। राइट, दोनों इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहला और इमीडिएट इंटरवेंशन कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और आंगनवाड़ीज को कूलिंग हब्स की तरह डेवलप करना होगा। ओह, अच्छा। जहां प्रेग्नेंट वुमेन एक्सट्रीम हीट वेव्स के दौरान आकर रेस्ट कर सकें। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है वर्क प्लेस रेगुलेशंस में भी स्ट्रिक्ट चेंजेस आने चाहिए। जो महिलाएं एग्रीकल्चरल सेक्टर या कंस्ट्रक्शन में है, उनके लिए शेडेड वर्क स्पेसेस लाजमी होने चाहिए। या फिर उनके वर्किंग आवर्स को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो पीक हीट में जैसे दोपहर के वक्त काम ना करें। एब्सोल्युटली। एक और बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है मैटरनल हीट अलर्ट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन। ये कैसे काम करेगा? जैसे वेदर अलर्ट्स आते हैं। हाँ, जैसे किसी कोस्टल एरिया में साइक्लोन आने से पहले फोन पर अलर्ट्स आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है, वैसे ही सिवियर हीट वेव्स के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्पेसिफिक हेल्थ अलर्ट्स इशू होने चाहिए। ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। आशा वर्कर्स और लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स ऐसे वक्त पर ORS पैकेट्स और हाइड्रेशन गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स के थ्रू लोगों को ये समझाना होगा कि प्रेगनेंसी में गर्मी लगना या थकान होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल रिस्क है। ये पर्सपेक्टिव सच में बहुत पावरफुल है। प्रोटेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन इज एसेंशियली अ क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजी। मतलब गर्मी बढ़ रही है, हम एक दिन में वेदर तो नहीं बदल सकते। नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, पर हम अपने वल्नरेबल सेक्शंस को उस वेदर से शील्ड जरूर कर सकते हैं। ये पूरा डिस्कशन सच में दिमाग के कई दरवाजे खोलता है।
हमने स्टार्ट किया था एक क्यूरियोसिटी ड्रिवन क्वेश्चन से और देखा कि कैसे अफ्रीका और इंडिया की 50 लाख प्रेगनेंसीज का डेटा हमें बायोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और फ्यूचर पॉपुलेशन डायनामिक्स की एक डीपली इंटरकनेक्टेड स्टोरी बता रहा है। और यही ट्रू साइंटिफिक इंक्वायरी की असली ताकत होती है। वो हमें बताती है कि इस बायोस्फीयर में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता। सही बात है, सब जुड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट में आने वाला एक छोटा सा चेंज, टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा, किसी के लिए शायद सिर्फ गर्मी का एहसास हो, पर किसी और के लिए वो एक क्रिटिकल बायोलॉजिकल थ्रेशोल्ड बन जाता है। बिल्कुल। तो इस गहरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक आखिरी थॉट जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा, और ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हाँ प्लीज। या हरिकेन के डिजास्टर स्टैटिस्टिक्स में नहीं दिखते, वो आने वाली जनरेशंस और अनबॉर्न लाइव्स हैं जिनकी जिंदगी और जिनका अस्तित्व उनकी माँ के आसपास के एनवायरनमेंट से चुपचाप बिना किसी आवाज के बदल रहा है। सही कहा। और इस इन्फॉर्मेशन ने जरूर हमारे देखने का नजरिया बदला होगा कि कैसे क्लाइमेट और बायोलॉजी आपस में टकरा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस चर्चा से कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस इशू पर आपके क्या थॉट्स हैं। बिल्कुल, हम आगे भी ऐसी ही जरूरी और आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। शुक्रिया।